Assalamu alaikum students, welcome back. Okay, today we are going to discuss about the chapter number 3 of Lipin code globular proteins. Okay, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती क्या हैं. ठीक है, हमने पीछे डिस्कस कर लिया था हमारे पास प्रोटीन्स कैसे बनती हैं. हमने अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था. हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सब कुछ डिस्कस कर लिया. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन सी वाली प्रोटीन्स होती हैं? वो वाली प्रोटीन्स जिनकी एक्सियल रेशो. व्हाट इज एक्सियल रेशो? एक्सियल रेशो इज द रेशो बिटवीन द मॉलिक्यूलर लेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर विड्थ. ठीक है, जो हमारे पास क्या हो, लेस देन और इक्वल्स टू 10 हो, उसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं. ठीक है, अगर यही एक्सियल रेशो जो है वो ग्रेटर देन 10 हो जाए तो उसको हम ग्लोबुलर नहीं, उसको हम फिब्रस प्रोटीन्स कहेंगे. फिब्रस प्रोटीन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. ओके, बस ये हमें इसमें पता होना चाहिए. उसके अलावा जो है वो ये सारी इधर ओवरव्यू में वही सारी पुरानी बातें लिखी हैं जो हमने डिस्कस जो हमें कर ली हुई है. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी ग्लोबुलर हीम प्रोटीन्स के ऊपर. अब ग्लोबुलर का जो है वो मतलब क्या होता है? ग्लोबुलर का मतलब होता है जी फंक्शनल प्रोटीन्स. ओके, हीम होता है हमारे पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है. ठीक है, जस्ट लाइक द प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. अब हीम प्रोटीन्स क्या होती हैं? हीम प्रोटीन्स बेसिकली जो ग्रुप ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें हीम एज टाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हीम प्रोटीन्स कहते हैं. अब बस इसमें क्या पता होना चाहिए? हीम प्रोटीन की आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए. ठीक है, उसके अलावा जो है हीम प्रोटीन के कुछ हम फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये तो मैंने सेपरेट करके लिखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हीम प्रोटीन है, हीम प्रोटीन बेसिकली क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन विद दी हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो उसको हम क्या कहते हैं? हीम प्रोटीन कहते हैं. अब हीम प्रोटीन ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उसको डिक्टेट कौन करता है? इन्वायरमेंट डिक्टेट करता है. ठीक है, ये पता होना चाहिए. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइटोक्रोम में जो हीम है, साइटोक्रोम में जो आयरन या फिर जो हीम है वो क्या करता है? वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर एक्ट करेगा. जो हमारे पास कैटालेज में है वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा. जो हीमोग्लोबिन में है एंड जो मायोग्लोबिन में है वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और ऑक्सीजन को क्या करवाएगा? ट्रांसपोर्ट करवाएगा. ठीक है, ये पता होना चाहिए. बस यही इधर उसने जो क्या किया है मेंशन किया है. उसके बाद हम आ जाते हैं जी, ये हमारे पास हो गया जी ये वाला सारा. इस पैराग्राफ में जितने भी बातें लिखी थी हमने सब कुछ जो है डिस्कस कर लिया. ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास क्या? स्ट्रक्चर ऑफ हीम. स्ट्रक्चर ऑफ हीम थोड़ी बहुत इसमें आइडिया होना चाहिए हमें. हम देख लेते हैं इसमें वो क्या बता रहा है. इसमें वो बताता है कि जो हीम होता है बेसिकली वो क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ द. हमें पता है कि जो हीम है, हीम किससे बनता है? प्रोटोपोरफायरिन 9 एंड हमारे पास जो है वो फेरिसाइन से. अब एक जो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो प्रोटोपोरफायरिन 9 होता है उसमें क्या होता है? उसमें हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होती हैं. इस तरह की हमारे पास 4 जो है वो क्या होती हैं? पायरोल रिंग्स होती हैं. ठीक है, यानी कि 5 कॉर्नर रिंग होती हैं जिसमें एक साइड पे क्या होता है? नाइट्रोजन अटैच होता है, बाकी सारे कार्बन अटैच, और इनमें 2 हमारे पास क्या होते हैं जी? डबल बॉन्ड होते हैं. ओके, ये हमें बताना चाहिए. ये इधर उसने जो मेंशन किया. दूसरी चीज़ ना इधर वो ये मेंशन करता है कि जो हमारे पास पोरफायरिन 9 है ना, पोरफायरिन 9 के सेंटर में क्या है? दिस वन. उसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है जी? आयरन प्रेजेंट होता है. ठीक है, अच्छा उसके सेंटर में हमारे पास क्या है? आयरन है. और बाकी ये वाली जो पायरोल रिंग 4 थी ना, तो पायरोल रिंग के जो ये वाले नाइट्रोजन हैं ये इस आयरन के साथ जो है वो 4 कॉर्नर पे अटैच्ड हैं. सही है. अब ये जो हमारे पास आयरन है इसकी दोनों साइड पे हमारे पास क्या अटैच है? हिस्टडीन अटैच है. ठीक है, ओके, अब हमारे पास इस वाले पॉइंट पे जो अटैच है उसको हम कहते हैं डिस्टल हिस्टडीन, और इस वाले पॉइंट पे जो अटैच है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल हिस्टडीन. अब ये वाली जो प्रॉक्सिमल हिस्टडीन है ना, ये F8 के लेवल पे होती है. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इसने हमारे पास जो है वो ओके, जब हमारे पास प्रॉक्सिमल हिस्टडीन है ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी. एंड हमारे पास जो ये डिस्टल हिस्टडीन है इसने भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है, लेकिन इसने क्या करना है? इसने स्टेबलाइज करना है ऑक्सीजन की बाइंडिंग को. ओके, अच्छा बस ये हमारे पास इसमें जो है वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे जो हमने इसमें जो है वो कवर कर लिए. ओके, अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जो मायोग्लोबिन. सही है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वो क्या बताता है? इसमें उसने जो बातें लिखी बस मैं एक बार वो रिवाइज कर देती हूँ. इसमें उसने ये लिखा कि जो हमें पता है मायोग्लोबिन एक हीम प्रोटीन जो प्रोटीन है जो प्रेजेंट होती है हमारे पास हार्ट एंड स्केलेटल में. इसका फंक्शन का तो इसके 2 फंक्शन होते हैं. एक तो हमारे पास इसने जो है वो 2 फंक्शन है. कौन कौन सा फंक्शन है? एक तो इसने हमारे पास स्टोरेज करवानी है ऑक्सीजन की, दूसरा इसने क्या करना है? इसने ट्रांसपोर्ट भी करना है ऑक्सीजन को. ठीक है, तो 2 ये इसके मेजर फंक्शन होंगे. उसके अलावा हमें पता है कि जो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन में एक ही जो है वो हमारे पास क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो जस्ट लाइक दी हीमोग्लोबिन चेन होती है. हीमोग्लोबिन में हमें पता है 4 होती है, लेकिन इसमें जो है एक ही होती है. ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर की, तो इसमें अल्फा हेलिकल कंटेंट होता है. अब ना इसने सारी बातें इधर मेंशन की हुई हैं. हमने पीछे अल्फा हेलिकल को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है. वो ये बताता है कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में होती है. अब ना ये जो चेन है इसमें हमारे पास ना 8 जो है वो क्या बनते हैं? बेंड्स बनते हैं. ABCDEFGH. ठीक है, एच तक उसने जो बताया है. अब ना उसने इसको बेंडिंग के नाम से हिसाब से ना नाम दिए हुए हैं. अब किस तरह से? अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कहते हैं जी और एच में ये वाला जो बेंड आ रहा है किस वजह से आ रहा है? ये प्रोलीन की वजह से आ रहा है. हमने पढ़ा था कि प्रोलीन की वजह से जो वो निक प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास जो है वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो ये वही वाला जो है
यूनिक प्रोड्यूस हुआ है कि यहाँ पे प्रोलीन था, तो जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चेन में नहीं रह सकी, बल्कि वहाँ से थोड़ा सा बैंड होगी, वहाँ पे थोड़ा सा निक प्रोड्यूस हो गया, जिसको जो है वो उन्होंने एक सेपरेट जो है वो सेगमेंट और सेपरेट जो है वो नेम दे दिया। ठीक है, बस यही मेंशन किया और इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, उसके अलावा हमारे पास लोकेशन की अगर हम बात करते हैं हमारे पास अमीनो एसिड्स की, तो लोकेशन क्या है कि जो हमारे पास मायोग्लोबिन है उसमें हमारे पास जो नॉन पोलर होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो पोलर हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास जो है वो बाउंड्री पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब नॉन पोलर और दो नॉन पोलर है, इनके दरमियान में कौन सा इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, वही नो वेरी वेल। उसके अलावा हमारे पास अगर दो पोलर अमीनो एसिड्स हैं तो उनके दरमियान में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सही है। अच्छा, अब हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर के दरमियान में भी क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। तो बस उसने इधर जो यही मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं विद इन दी मायोग्लोबिन। ओके, उसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाता है जी बाइंडिंग ऑफ द हीम ग्रुप के साथ बाइंड किस तरह से करता है। तो जो हीम ग्रुप होता है हमारे पास मायोग्लोबिन का, वो सारी बातें हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि प्रॉक्सिमल हिस्टडीन होता है एंड हमारे पास इसमें जो क्या होता है, डिस्टल हिस्टडीन होता है। ठीक है, हमने पढ़ा, हमारे पास एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है कि एक हमारे पास हीम में क्या होते हैं, एक अगर फॉर एग्जांपल हीम है तो उसमें हमारे पास क्या होता है जी, प्रोटोपोरफायरिन 9 होता है। ठीक है, उस प्रोटोपोरफायरिन 9 में हमारे पास जो एक आयरन है वो हमारे पास 4 जो है वो नाइट्रोजन के साथ बाइंड होता है। अब ये मेरा जो आयरन है 4 अगर नाइट्रोजन के साथ बाइंड है तो हमारे पास एक प्रॉक्सिमल प्लेन में ये 2 हमारे पास जो है वो हिस्टडीन के साथ अटैच होता है। एक हमारे पास होती है डिस्टल हिस्टडीन एंड सेकंड में प्रॉक्सिमल हिस्टडीन। जो प्रॉक्सिमल हिस्टडीन होती है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी, जबकि जो डिस्टल हिस्टडीन है ये भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, लेकिन ये क्या करती है, ये जस्ट जो है वो स्टेबलाइज करती है उसकी बाइंडिंग ऑक्सीजन की टू दी फेरेसाइन। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस कर ली। सही है। ओके, अच्छा, उसके बाद बस यही जो है इसने यहाँ पे सब कुछ जो है मेंशन किया हुआ है, तो ये सारी बातें हमने इसमें बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली। ओके, अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन हमारे पास जो है वो ये भी एक हीम प्रोटीन है जो प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल्स में, इसका भी फंक्शन। अच्छा, अब जो मायोग्लोबिन था उसका स्टोरेज वाला फंक्शन भी था, लेकिन हीमोग्लोबिन का स्टोरेज का फंक्शन नहीं होता, सिर्फ इसका ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है। अब इसने ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को लंग्स से लेके हमारे पास जो डिफरेंट टिश्यूज़ तक से है। हमें पता है हीमोग्लोबिन डिफरेंट काइंड का, तो हीमोग्लोबिन ए होता है, हीमोग्लोबिन A1C होता है, हीमोग्लोबिन B होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास वो ये बताता है कि जो हीमोग्लोबिन ए है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन है, ये हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। लाइक हमारे पास जो हीमोग्लोबिन ए है उसमें क्या होती है, उसमें हमारे पास 4 जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और जो हर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो जस्ट लाइक द मायोग्लोबिन चेन की तरह की ही होती है। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, इसको हम 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड करेंगे, लाइक अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड अल्फ़ा 2 बीटा 2। ठीक है, तो इधर इसने जो है यही सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि इसमें हमारे पास 2 जो वो चेन्स होती हैं उनमें नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है, किस तरह से वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी ये बताता है कि जो हर चेन होती है ना वो हमारे पास क्या करती है, उसमें स्ट्रेचेस होते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के एंड हाइड्रोफोबिक हीम बाइंडिंग पॉकेट होती है, सिमिलर टू दैट डिस्क्राइब जो हमने मायोग्लोबिन में डिस्कस कर ली। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है, और ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब जो हमारे पास होता है ना हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ साथ जो है वो प्रोटॉन को या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को भी जो है क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ओके, बाकी इसने बॉक्स में क्या लिखा है, उसने ये बात लिखी है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइज़ ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, कम है तो वो कम ले रहा होगा। उसके अलावा जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो इसको जो है ओवरकम कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स सच एज हीमोग्लोबिन आर आल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन सच एज ब्लड। सही है, बस उसने बात बताई कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से कितनी आ रही है वो डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। बाकी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम इसको सारा जो है वो ओवरकम करता है, इसको कंट्रोल करता है ऐसे के। ठीक है, लेकिन हमारे पास उसके लिए हमें हीमोग्लोबिन भी ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके। बाकी इसमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन वही सारी बातें बार बार वो बता रहा है कि इसमें टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, अल्फा 1 बीटा 1, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं। अब मैं इसको हम यहाँ से डिस्कस करते हैं जो वो बताना चाह रहे हैं बेसिकली। अब इधर अगर हम बात करते हैं ना तो ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा 1 बीटा 1 डाइमर 1 है, और ये अल्फ़ा 2 बीटा 2 डाइमर 2 है। अब ना वो ये बात बताता है कि अब एक ही चेन में जो हमारे पास जितने भी बॉन्ड्स होंगे उसको हम कहते हैं इंटरचेन इंटरेक्शंस। ठीक है, और इंट्राचेन इंटरेक्शंस, और 2 चेन्स के दरमियान में जो होंगे उसको हम कहते हैं इंटरचेन। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास वो ये बताता है कि अल्फ़ा 1 और बीटा 1 के दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती हैं, दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सही है, लेकिन हमारे पास इसी तरह से अल्फ़ा 2 और बीटा 2 में भी क्या होंगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगी। लेकिन हमारे पास डाइमर 1 और डाइमर 2 में जो इंटरेक्शन होंगी वो कौन सी होंगी, वो हमारे पास वीक इंटरेक्शंस होंगी, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर हमारे पास वो वीक जो है वो आयनिक बॉन्ड है। तो इसी बेस पे हमने क्या किया हुआ है, हमने इस हीमोग्लोबिन को ना 2 जो है कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक होती है टी फॉर्म यानी कि टॉट फॉर्म, और एक होती है आर फॉर्म। पहले हम इधर से डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम इसको पढ़ लेंगे।
इधर वो यही बताता है कि जो हमारे पास जिसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी होंगी और जिसमें हमारे पास जो है वो वीक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड या फिराइनिक बॉन्ड भी होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टी फॉर्म और टोट फॉर्म कहेंगे, ठीक है। इसकी अफिनिटी जो है वो क्या होती है, लो होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और इसके ये जो है वो मूवमेंट अलो करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब वीक बॉन्ड कम हो जाएंगे, अब यही इसी वीक बॉन्ड की वजह से जो है ना वो डायमर्स जो हैं वो एक दूसरे के अराउंड क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी मूवमेंट हो रही होती है। लेकिन जब ये वाला वीक बॉन्ड ही नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो रोटेट भी नहीं करेंगे। तो जब वो रोटेट नहीं करेंगे तो उनकी मूवमेंट जो है वो क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास वो जिसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस तो प्रेजेंट हैं लेकिन उसमें वीक हमारे पास आयनिक या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे, उस फॉर्म को हम आर और रिलैक्स्ड फॉर्म कहेंगे, ठीक है। इसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, लेकिन ये जो है वो मूवमेंट अलो नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टी फॉर्म और आर फॉर्म का एज अ वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू एंड एस टी की पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, ओके। बाकी लास्ट वन जो है वो ये इसने बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन बताई हुई है। इसमें बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन में ना उसने सिर्फ यही बात मेंशन की है कि जो हमारे पास मायोग्लोबिन है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, जबकि जो हीमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। हमें पता है क्यों, बिकॉज मायोग्लोबिन में 1 आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होते हैं, ठीक है। बस ये बातें। उसके अलावा ना वो उसने बताया कि जो मायोग्लोबिन होता है उसकी जो है वो लोडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है, जबकि अनलोडिंग एफिनिटी कम होती है। अब लोडिंग और अनलोडिंग एफिनिटी क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की जो हमारे पास लोडिंग एफिनिटी है वो कम होती है, जबकि उसकी अनलोडिंग एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जो है वो इंट्रोडक्शन। बाकी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन का जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। होप्स हो कि यहाँ तक आप लोगों का जो है वो कवर हो गया होगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सी यू लेटर। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।